हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नैट्राम्यूर के बारे में। देखिए, कोई भी मेडिसिन अगर आप समझना चाहते हैं, पेशेंट ठीक करना चाहते हैं मेडिसिन देके, ठीक है, तो आपको उस मेडिसिन की थीम को समझना है। होम्योपैथी में जैसा आप सब जानते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स का प्रयोग करते हैं। हम पूरा केस लेते हैं पेशेंट का, उसकी सभी मेंटल्स, फिज़िकल्स, पर्टिकुलर्स को सुनते हैं। उन्हीं आधार पे हम ड्रग पिक्चर मैच करते हैं मेडिसिन से और फिर देते हैं। तो देखिए, ये तो संभव नहीं है कि आपके पास पेशेंट अगर डायबिटीज़ के लिए आया है या हाइपरटेंशन के लिए आया है और सिर्फ ये सुन के आप दवाई दे दें। ऐसे ना तो आप होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना आपके क्लिनिकली पेशेंट ठीक हो पाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप मेडिसिन्स की थीम को समझेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप समझ पाएंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स कैसे देनी है, उतने ज़्यादा आपके पेशेंट ठीक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में नैट्राम्यूर को समझेंगे, नैट्राम्यूर की थीम को समझेंगे। मैंने इससे पहले आर्सेनिक एल्बम पे वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपको समझाया था कि आर्सेनिक एल्बम की सबसे ज़्यादा जो नीड है वो मटेरियलिस्टिक नीड्स पे चलता है, सेल्फिश होता है, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी है। ठीक है, उसको लगता है कि अगर उसके पास पैसे नहीं बचे या मटेरियलिस्टिक थिंग्स की कमी हो गई तो उसे कौन देगा, या कल को वो गरीब हो गया तो उसका हेल्थ का एक्सपेंडिचर्स कौन उठाएगा, उसको डिजीज़ हो गया तो डॉक्टर की फीस कौन भरेगा। इस तरह की इनसिक्योरिटी आर्सेनिक में मैंने आपको बताई थी। नाउ नैट्राम्यूर की अगर बात करें तो यहाँ पे मटेरियलिस्टिक इनसिक्योरिटीज़ नहीं है इनको, यहाँ बात है इमोशंस की। ठीक है, नैट्राम्यूर जो है उसके लिए भी हम जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो की नोट पे बात करते हैं, सप्रेशन ऑफ इमोशनल पेन है यहाँ पे। ठीक है, इमोशनल नीड्स बहुत ज़्यादा हैं इसकी, इमोशनल डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जब वो फुलफ़िल नहीं हो पाती, इसकी इमोशनल एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं हो पाती, तो ये एक इमोशनल पेन में चला जाता है, इमोशनल सप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, नैट्राम्यूर सबसे कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप है। इतनी ज़्यादा कॉमन है, इतनी ज़्यादा कॉमन है कि बहुत बार हम इसके सिम्टम्स को नॉर्मल मानते हुए ओवरलुक ही कर देते हैं। ठीक है, बहुत बार इसलिए भी ओवरलुक हो जाती है क्योंकि कई बार जो केस ले रहा है डॉक्टर वो खुद नैट्रम है। तो जो आप सप्रेशन ऑफ इमोशनल पेन पेशेंट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, पता चल रहा है आप खुद नैट्रम है और आपको लग रहा है ये तो नॉर्मल बातें बोल रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ओवरलुक नहीं करना है। आप थीम समझिए, कैसे सप्रेशन ऑफ इमोशनल पेन यहाँ पे हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है नैट्राम्यूर का, अच्छे से समझिए ताकि आपकी क्लिनिक में पेशेंट आए तो आप तुरंत पिक कर सकें कि भाई ये सप्रेशन ऑफ इमोशनल पेन से है और कैसे कैसे नैट्राम्यूर है। बहुत सारे जो इसके सिम्टम्स आएंगे वो रिफ्लेक्शन ऑफ इमोशनल पेन की वजह से ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि इमोशनल पेन रिफ्लेक्ट तो होगा ही ना। अब ये इमोशनल पेन कई बार इनका जो इंट्रोवर्टेडनेस है उसके थ्रू रिफ्लेक्ट हो सकता है। ये लोग अपनी फीलिंग्स जल्दी से किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स को, कंपनी अवॉइड करते हैं, सिंपैथी को पसंद नहीं करते हैं। हु कैन नॉट क्राई एंड कैन नॉट शो अफेक्शन, ये बोला जाता है नैट्राम्यूर के लिए। इतने ज़्यादा रिजर्व्ड हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, ना तो किसी के सामने रो पाते हैं, ना अपना अफेक्शन शो कर पाते हैं। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि नैट्राम्यूर का ओरिजिन कैसे है। ठीक है, नैट्राम्यूर के कई बार क्या होता है, पेरेंट ही नैट्राम्यूर होते हैं जिनको कि अपने खुद के इमोशंस वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसे लोग जो खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते और ना वो किसी दूसरे के आसपास की फीलिंग्स को ले पाते हैं। ठीक है, उनका जो इमोशनल सप्रेशन है ना वो बहुत डीपर लेवल पे होता है। नॉट इट इज़ नॉट जस्ट देयर इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशंस, रादर इट इज़ ऑन अ मच डीपर प्लेन। कई बार क्या होता है कि ये आपको बहुत ऊपर से हैप्पी लगेंगे, ठीक है, लेकिन अंदर से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा एक इमोशनल पेन में होते हैं जिसे बहुत बार ये भूल गए होते हैं और वो बाहर आता है कई बार साइकोथेरेपीज़ के दौरान, या आप बहुत केस लेंगे तब कई बार कोई आउटबर्स्ट ऐसा हो सकता है पुरानी घटना का, इमोशनल पेन का जो आए उस समय वो नैट्राम्यूर बहुत ज़्यादा क्राई करे और आपके सामने शायद बताए अपना इमोशनल पेन। अदरवाइज़ क्या होता है, ये भूले रहते हैं और दे आर ऑन अ माउंट ऑफ सैडनेस एंड एंगर, इरिटेबिलिटी, जो कि ज़्यादातर इनको खुद को समझ नहीं आता कि हम इतने
सैड क्यों हैं, बहुत बार इनको पता नहीं होता हम इतने सैडनेस में क्यों हैं, लेकिन अंदर डीप डाउन इन देयर हार्ट दे हैव अ रिजर्व डिस्प्लेजर, दे हैव दैट इमोशनल सप्रेशन, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा रिजर्व्ड बने हुए हैं। तो बहुत बार क्या होता है, नैट्रम्यूर का जो बच्चा है उसके पेरेंट्स भी नैट्रम्यूर थे, जो खुद ही अपना अफेक्शन उस बच्चे को उस तरह से दे नहीं पाए जैसा कि उसकी डिमांड थी। उस बच्चे की डिमांड थी एक अनकंडीशनल लव के लिए, जिसको कि पेरेंट्स, क्योंकि वो भी नैट्रम्यूर थे, वो दे नहीं पाए। वो खुद ही बहुत क्लोज थे, वो इस तरह की पर्सनैलिटी थे कि वो अपने बच्चे को एक अनकंडीशनल लव नहीं दे रहे थे। तो धीरे धीरे करके वो बच्चा नैट्रम्यूर में डेवलप हुआ, क्योंकि नैट्रम्यूर की क्या मैंने बताया, एक ही डिज़ायर है, उसकी इमोशनल सपोर्ट की डिज़ायर है जो उसकी फुलफिल नहीं होती है, तो वो रिजर्व्ड डिस्प्लेजर में या सप्रेशन ऑफ इमोशनल पेन में जाता है। जो क्लोज नैट्रम पेरेंट्स हैं ना, वो क्या करते हैं, वो बच्चे की मटेरियलिस्टिक नीड्स के लिए ज़्यादा कंसर्न रहेंगे। वो बच्चे की मटेरियलिस्टिक नीड्स अपनी क्षमता के अनुसार पूरी करने की कोशिश करते रहेंगे, जैसे उसे अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा रहन सहन देंगे अपने लेवल पे। लेकिन प्रॉब्लम यह है, बच्चे को क्या इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा है। वो इमोशनल लेवल पे ज़्यादा तरस रहा है, प्यार के लिए, एक अनकंडीशनल लव के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहा है। लेकिन पेरेंट्स जो हैं, जो खुद नैट्रम हैं, वो क्या है, वो अपनी फीलिंग्स को उस लेवल पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इस वजह से क्या हो रहा है, कभी कभी देखने में आता है कि बच्चा हॉस्टाइल हो रहा है, जिद कर रहा है ज़्यादा, और पेरेंट्स उसको समझने की बजाय, उसको ज़्यादा अफेक्शन देने की बजाय उसके प्रति ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, अब गुस्सा हो जाते हैं और धीरे धीरे उस बच्चे में ना कहीं ऐसी फीलिंग आने लग जाती है गिल्ट वाली, कि मैं ही ख़राब हूँ, इस वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे उतना प्यार नहीं करते, मुझ में कोई कमी है, मैं बुरा हूँ। ठीक है, इस वजह से उसको और इमोशनल पेन में वो जाता रहता है। अब पेरेंट्स के साथ हो सकता है परिस्थिति कुछ और हो, वो अपना अफेक्शन ज़्यादा, वो अपनी समस्याओं से इतने जूझ रहे हैं। जैसे कई बार ये समस्या सिंगल पेरेंट में आती है। सिंगल पेरेंट अगर है तो वो बहुत ज़्यादा उतना अफेक्शन शो नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनको फाइनेंशियल भी है प्रॉब्लम, या फाइनेंशियल एंड्स मीट करने, तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी ये हो जाती है कि मैं इस बच्चे की शिक्षा को ज़्यादा अच्छे से करवा पाऊँ, या इस बच्चे की मटेरियलिस्टिक नीड्स को फुलफ़िल कर पाऊँ। इससे वो जूझ रहे हैं, वो वहाँ पे अफेक्शन नहीं शो कर पा रहे हैं। कई बार क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो भी वो बच्चे के साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और है नहीं शेयर करने के लिए। फैमिली के नाम पे वो बच्चा है, तो वो कई बार उस बच्चे के साथ ही शेयर कर रहे होते हैं, तो वो भी इम्पैक्ट बच्चे पे जा सकता है। या जैसे फर्स्ट चाइल्ड बहुत बार नैट्रम देखा गया है, क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट चाइल्ड के टाइम पे फैमिली कंडीशंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हैं, या उस बच्चे पे छोटे बच्चे की जिम्मेदारियाँ आ गई, छोटे बच्चे को रखना है उसको। ठीक है, हमेशा उसे समझाया जाता है कि तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम्हें समझना चाहिए। तो ऐसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, उसे अनकंडीशनल लव नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे धीरे धीरे बच्चा एक इमोशनल पेन में चला जाता है। और हमें लगता है कि बच्चा नॉर्मल है, लेकिन बच्चा जो वो समस्याएं चल रही हैं परिवार में, या माँ बाप उसे अनकंडीशनल लव नहीं दे पा रहे, वो बच्चा सब कुछ अब्जॉर्ब कर रहा है। वो अब्जॉर्ब करे जा रहा है, उस टेंशन को, उस प्रॉब्लम्स को अब्जॉर्ब करे जा रहा है। और उसकी डिमांड क्या थी, अनकंडीशनल लव की थी, जो उसे नहीं मिल पा रही। जो नैट्रम्यूर है ना, उसको क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बहुत परेशान होता है वो, उसको स्टैब की तरह काम करता है अगर पेरेंट्स बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं। तो आपको लेटर ऑन लाइफ में ऐसा लगेगा, जब भी आप नैट्रम्यूर को क्रिटिसिज्म मिलेगा ना, तो वो स्माइल करेगा, हंसेगा दिखाने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर ना उसको बहुत ज़्यादा चुभता है क्रिटिसिज्म। ये सारी चीज़ें ना जब आप केस टेकिंग करेंगे या साइकोथेरेपी करेंगे, पेशेंट को समझाएंगे, तब हो सकता है कि निकल के सामने आती, तब पता चलता है कि अरे इसको इतना दर्द होता है क्रिटिसिज्म, मुझे उन्होंने तब ऐसे क्रिटिसाइज़ किया था, तो इसको बताते हुए वो शायद रोने लग जाए। बहुत बार ऐसा देखा गया है केस टेकिंग पे और साइकोथेरेपी के दौरान कि नैट्रम्यूर का अगर पेशेंट है, उसकी छाती में दर्द होने लग जाता है क्रिटिसिज्म या कोई ग्रीफ वाली बात पे। बहुत बार ये लोग आपको कहते मिलेंगे, बच्चे अगर घर पे हैं, कि नोबडी लव्स मी, ये इग्नेशिया में भी लाइन होती है। नैट्रम्यूर वाले बच्चे घर पे या फिर साइकोथेरेपी के दौरान ही कहते मिलेंगे, नोबडी लव्स मी, और दे आर इन अ स्टेट ऑफ गिल्ट। उनको क्या है, अंदर ही अंदर ये फीलिंग या तो भर दी जाती है या उनमें आ जाती है कि मुझ में ही कोई कमी है, इसलिए नोबडी लव्स मी। आपको समझ में आ रही है नैट्रम्यूर की थीम किस तरह से चल रही है, कैसे ये जो इमोशनल डिमांड है इनकी अनकंडीशनल लव की,
कैसे धीरे धीरे करके इनको अंदर से खोखला कर रही है, इनको इमोशनल पेन दे रही है, जिसको ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म से ढकते जाते हैं, इनको पता भी नहीं होता ये इतने दुखी हैं। अब डिफेंसिव मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये अपने हार्ट, अपने दिल में एक दीवार खड़ी कर लेंगे, अपने अराउंड एक दीवार खड़ी कर लेंगे कि जो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही हैं मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है कि डिफेंस मैकेनिज्म है बहुत बार, अगर या तो आप फाइट कीजिए जिन चीज़ों को आपको चाहिए वो मिले आपको, नक्स वोमिगा की तरह मुझे चाहिए, जिद है, नहीं तो दूसरा अब नहीं मिल सकती तो क्या करेगा, अब इमोशनल नीड तो देखिए ज़बरदस्ती ली नहीं जा सकती किसी से, अनकंडीशनल लव ज़बरदस्ती लिया नहीं जा सकता, तो ये एक वॉल डिफेंसिव मैकेनिज्म के रूप में तैयार करते हैं जिसमें इनका मन ये धीरे धीरे मानने लग जाता है जो चीज़ें हमको नहीं मिल सकती वो हमें चाहिए ही नहीं थी। ये समझदारी आने लग जाती है इनमें, ये समझदारी फ्री में नहीं आ रही है, ये कुछ कॉस्ट कर रही है इनसे। ये समझदारी जब हम अपने अंदर डेवलप करते हैं ना कि ये चीज़ें हमें नहीं मिल सकती, तो हमें हमारा मन ये मान लेता है कि हमें ये चाहिए ही नहीं थी, ये बड़ा कॉस्ट करती है हमको। हाँ, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ होम्योपैथी कैसे काम करती है। होम्योपैथी में मेंटल सप्रेशन, हम कहते हैं सारी बीमारियाँ दिमाग से शुरू होती हैं, हमारे मन से शुरू होती हैं। तो कैसे, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मियाज़मेटिक समझाऊंगी कि कैसे मियाज़्म भी डेवलप होता है। मैं एक आपके साथ केस शेयर कर रही हूँ मेरी स्टूडेंट का। देखिए यहाँ पे पूरा मैं आपको समझाती हूँ कैसे इनकी फैमिली में नैट्राम्यूर पेरेंट से नैट्राम्यूर बच्चा डेवलप हो रहा है और कैसे आगे ये चीज़ें चल रही हैं। और इसमें मैं आपको मियाज़्म भी समझाऊंगी कि नैट्राम्यूर में मियाज़्म कैसे, अपना होम्योपैथी का जो मियाज़मेटिक कॉन्सेप्ट है वो कैसे है। देखिए इन जो मेरी स्टूडेंट है उसकी जो दादी हैं उनके हस्बैंड बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए, ठीक है, और तो शी वॉज अ सिंगल पेरेंट। अब उनका जो बेटा था उसके लिए उन दादी जी ने बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिकली उसकी नीड्स को सेटिस्फाई किया, कैसे तैसे करके अपने एंड्स मीट करके फाइनेंशियली खुद इंडिपेंडेंट बन के, क्योंकि उनकी लाइफ में बस वो एक बच्चा था जिसके सहारे उनकी ज़िंदगी चलनी थी। तो वो उसकी हर फाइनेंशियल नीड को, हर तरीके से मटेरियलिस्टिक नीड को सेटिस्फाई करती गई। बेस्ट से बेस्ट उसके लिए कपड़े करना, बेस्ट से बेस्ट उसके लिए शिक्षा अरेंज करना, ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से उस बच्चे के लिए किया। लेकिन जैसा मैंने कहा, घर की परिस्थिति बच्चे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। हमको लगता है कि बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो परिस्थिति दोनों पेरेंट्स के होते हुए जो अनकंडीशनल लव उस बच्चे को मिलता, वैसा सिंगल पेरेंट से नहीं मिल पाया अनकंडीशनल लव, क्योंकि वो सब कुछ मटेरियलिस्टिकली कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो खुद स्ट्रगल में है तो उतना अनकंडीशनल लव उस बच्चे को नहीं मिल पाया। तो वो भी एक नैट्रम डेवलप हुआ, ठीक है, वो भी सिर्फ मटेरियलिस्टिक नीड्स को फुलफ़िल करने के बारे में ज़्यादा कंसर्न रहते हैं बनिस्बत अपने अफेक्शन अपने बच्चों को देने के लिए, बड़े स्ट्रिक्ट सॉर्ट ऑफ दिखेंगे बाहर से। तो जो मेरी स्टूडेंट है, जब वो छोटी थी, मान लीजिए जब 7th-8th क्लास में थी, तो वो ये बहुत देखती थी कि उसके आसपास के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा, उनके पेरेंट्स उन्हें खुला छोड़ते हैं, मतलब आने जाने की, कहीं घूमने जाने की, पिकनिक्स पे जाने की स्वतंत्रता उन्हें मिल रही है। लेकिन उन जो मेरी स्टूडेंट के फादर हैं वो काफ़ी रिजर्व सॉर्ट ऑफ हैं और बहुत जल्दी से ऐसे अलाउ नहीं करते हैं बच्चों को कहीं जाने आने देना, फ्रेंड्स के घर नहीं जाने देते हैं, पिकनिक्स पे नहीं जाने देते हैं, मतलब हमेशा एक डर में रहते हैं। उनका कंसर्न ज़्यादा यही रहता है कि तुम अच्छी पढ़ाई करो, शिक्षा लो, इस तरीके से उनकी चीज़ें ज़्यादा रहती है। शुरू में जो मेरी स्टूडेंट है उसको बड़ा इन चीज़ों से, जब वो 7th-8th क्लास में थी, दिक्कत होती थी कि पापा मुझे और बच्चों की तरह स्वतंत्रता क्यों नहीं देते। ठीक है, एज वाइज ही बहुत सारे बच्चों में ये चीज़ देखने मिलती है। तो ठीक है, धीरे धीरे वो और बड़ी हुई, तो जो चीज़ें उसे नहीं मिल पा रही थी, धीरे धीरे अब उसका मानसिक स्थिति ये हो गया कि ये चीज़ें मुझे चाहिए नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है कहीं पिकनिक पे जाना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है फ्रेंड्स के साथ बातें करना, मुझे बस मेरी पढ़ाई करनी है। जैसे उसके पापा उसको रख रहे थे, धीरे धीरे उसका जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है, तो एक वॉल क्रिएट हुई जो ये कहती है कि मुझे ये सब चाहिए ही नहीं, जो मुझे नहीं मिल पा रहा, जो स्वतंत्रता मुझे मिल ही नहीं पा रही, वो मुझे अच्छी ही नहीं लगती है, इस तरह से मेरा जीवन शैली रखना ही नहीं है मुझको। ठीक है, जैसे ये समझदारी आई, ठीक है, अब वो बच्ची हो गई, मान लीजिए 11th-12th में आ गई, तो देखिए मैं जो समझा रही हूँ आपको कैसे मियाज़्म काम करता है, कैसे समझदारी हमें कॉस्ट करती है, वो बताती हूँ। समझदारी आना वैसे बहुत ज़रूरी है, मेरे कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि हमें समझदार नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे आपको होम्योपैथी समझाने का मेरा तात्पर्य बिल्कुल है
कि जहाँ पे जब सप्रेशन हुआ इमोशंस का, ठीक है, सोरा सप्रेस किया आपने, सोरिक जो माइंड था, एक्टिव माइंड था, उसे घूमना था, एक्टिव रहना था, क्विक होना था, वहाँ हमने सोरा को सप्रेस किया, समझदारी आ गई बच्ची में, तो यहाँ पे साइकोसिस आया, उस बच्ची को रीनल स्टोन डेवलप हो गया, ओवेरियन सिस्ट डेवलप हो गई, साथ में आप देखेंगे और मियाज में आया ग्रेइंग ऑफ हेयर, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर उसको आया। इस तरह की साइकोसिफिलिटिक बीमारियां उसमें आने लगी, लक्षण आने लगे, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि कैसे सोरा को सप्रेस किया आपने, अपने इमोशंस को सप्रेस किया, तो कैसे साइकोटिक या सिफिलिटिक ट्रेट बॉडी में आते हैं, समझे। और इसमें मैंने आपको दो चीज़ें समझाई, एक तो मियाज समझाया आपको कि कैसे मियाज डेवलप होता है, सप्रेशन ऑफ सोरा से कैसे आगे हमारा मियाज मिला हमें साइकोसिफिलिटिक, साथ में आपको ये भी समझ में आई कैसे एक डिफेंसिव वॉल नैट्रम्यूर का बच्चा क्रिएट करता है, जो चीज़ें उसे नहीं मिल सकती किसी भी परिस्थिति में। क्योंकि देखिए क्या होता है, फाइट जो है ना मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए तो हम कर सकते हैं कि हम ज़बरदस्ती सोचे कि हमारे जीवन में सक्सेस आए, पैसा आए, उन चीज़ों के लिए हम फाइट कर सकते हैं, जैसे कि नक्सवामी का। लेकिन अनकंडीशनल लव की जो नीड है ना, उसके लिए फाइट कभी कभी जीवन में संभव नहीं हो पाती। तो ऐसे जिनके डिमांड ही अनकंडीशनल लव की है, अब नैट्रम्यूर को चाहिए ही अनकंडीशनल लव, और वो नहीं मिल पा रहा, तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ऐसे ही काम करेगा कि क्या करेगा, एक मुझे चाहिए ही नहीं। तो आपको समझ आ रहा है, ऐसे बच्चे जो या तो सिंगल पेरेंट्स से हैं या ज़्यादातर बड़े बच्चे अगर हैं जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा गई, उन्हें बहुत छोटी उम्र में, जैसा बहुत छोटा बच्चा था उसको खुद को साथ संभाल की ज़रूरत थी, उसको संभालने की खुद को ज़रूरत थी, और वो बड़ा हुआ है घर में तो उसे और छोटे भाई बहनों को संभालना पड़ रहा है। उसको बहुत जल्दी ये रियलाइज़ करा दिया गया, तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम्हें अगर कुछ नहीं भी मिल रहा तो इट्स ओके, तुम छोटे वाले का ध्यान रखो। अंदर वो समझदारी तो उसमें आ जाती है, लेकिन कैसे फिर वो नैट्रम्यूर के सिम्टम्स में जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही एक रिफ्लेक्शन आता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म उसे बोल लीजिए, एंगर का। बहुत ज़्यादा सहते बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होते होते हो सकता है किसी दिन वो बहुत ज़्यादा एंगर, वॉयलेंट एंगर का आउटबर्स्ट करे। ऐसा नहीं कि नैट्रम्यूर एंगर में नहीं जाएगा सडन, और वो साथ में ये आपको बहुत बार साइकोथेरेपी में भी मिल सकता है। वो आप कोई, क्योंकि वो कहता है कि मेरी कोई सुनना ही नहीं चाहता था, ठीक है, तो उसको एक वॉयलेंट आउटबर्स्ट देना पड़ता है एंगर का, ये भी उसका एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे क्लोज्ड पेरेंट्स के बच्चे नैट्रम डेवलप हो सकते हैं। क्लोज नैट्रम फादर था तो कैसे वो स्टूडेंट एक नैट्रम डेवलप हुई है। अब मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ और इसी केस को लेकर चलते रहते हैं, जो मेरी स्टूडेंट का केस है। देखिए, जो बच्ची की दादी थी, मेरी स्टूडेंट की दादी थी, उनकी लाइफ में ग्रीफ था, उनके हस्बैंड की डेथ था, प्रोबेबली शी वॉज ऑल्सो एन नैट्रम्यूर। लेकिन वो अपने बच्चे के लिए, जैसा कि मैंने बताया, बहुत कुछ करती थी, उनको बहुत प्यार करती थी, बहुत सारी उनके लिए शिक्षा के लिए, उनके कपड़ों के लिए उन पर बहुत खर्चा करती थी। और क्योंकि उनके जीवन में और कोई नहीं था, वही लड़का जो है वो उनका परिवार था, तो वो बहुत अफेक्शनेट थी। तो फिर आप सोचेंगे कैसे वो बच्चा नैट्रम बना। देखिए, ये एक कंडीशन होती है जिसमें किसी कारणवश, जैसे सिंगल पेरेंट में मान लीजिए, या डाइवोर्स अगर पेरेंट्स का हो रहा है, उन केसेस में कि पेरेंट की बहुत ज़्यादा नीड होती है वो बच्चा, जब बहुत ज़्यादा नीड है वो बच्चा, तो एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। यहाँ पे पेरेंट्स जो है क्लिंगी पेरेंट या इंटेलिजेंट पेरेंट है, जिसकी वजह से हम बच्चे का डेवलपमेंट नैट्रम्यूर के रूप में देखेंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ क्या है, एक नॉर्मल अनकंडीशनल लव नहीं है, यहाँ पे एक डिपेंडेंट वाली फीलिंग है पेरेंट को, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में एक कहीं ना कहीं इमोशनल टेंशन छुपा हुआ है। जो पेरेंट है वो उतना ज़्यादा हैप्पी खुद में ही नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से एक इमोशनल टेंशन है, जो कि बच्चा अब्जॉर्ब करता है उस इमोशनल टेंशन को। उस वजह से उस बच्चे में इस तरह की नैट्रम वाली इमोशनल पेन वाली जो फीलिंग है वो डेवलप होती है, और वो एक नैट्रम चाइल्ड बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मेरी स्टूडेंट है उसकी दादी और उस बच्चे के फादर का रिलेशन। तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या ना, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से, और तुम्हें नहीं होगा फिर से।
So what was so interesting about this clip? Deepika is trying to control her feelings. This is a very important peculiarity of Natramure. Natramure के लोग बहुत ज़्यादा मॉरलिस्टिक, डिग्निफाइड, कंट्रोल्ड पर्सनैलिटीज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से ना उनके मन में एक हिडन गिल्ट डेवलप हो रही होती है कि उनको रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा उनको हर्ट होता है रिजेक्शन। और जब भी उनको अनकंडीशनल लव बचपन से नहीं मिल रहा होता है, तब उनको मन में ये गिल्ट डेवलप हो रहा होता है कि मैं ही ख़राब हूँ, इसीलिए मुझे रिजेक्शन मिलती है। सो दैट इज़ वाई वो बहुत परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं या बहुत कंट्रोल्ड रहने की कोशिश करते हैं, जल्दी से अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल्ड वे में क्या है, उनको रिजेक्शन नहीं मिले। और उनकी ये जो कंट्रोल्ड एटीट्यूड है, ये आपको उनकी पर्सनैलिटी के हर एस्पेक्ट में देखने को मिलेगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो अगर ये बहुत आर्टिस्टिक लोग होते हैं, या इनका जो कमरा है, इनका रहन सहन है बहुत नीट एंड क्लीन होता है, या फिर अगर आप इनका बिहेवियर देखें तो बहुत ही कंट्रोल्ड बिहेवियर होगा, जो कि ये कहीं पे भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हुए दिखेंगे। वो सारा इसलिए क्योंकि ये कंट्रोल्ड एटीट्यूड उन्होंने डेवलप किया है एज अ डिफेंसिव मैकेनिज़्म, है ना, जो इनको गिल्ट होता था रिजेक्शन से बचने के लिए, उसकी वजह से। अब ये कंट्रोल एटीट्यूड देखिए जो खुद में इन्होंने डेवलप किया है ना, कई बार आप ऑब्जर्व करेंगे ये दूसरों पे उसे थोप रहे होते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाए, बहुत ज़्यादा कंट्रोल अगर में आ रहे हैं, तो ये खुद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स, लेकिन ये दूसरे की भी नहीं सुनना चाह रहे। ठीक है, जैसे कि दीपिका इज सेइंग कि तुम अपनी फीलिंग्स या तुम मेरे साथ मत रहो। ठीक है, क्योंकि दूसरे की भी फीलिंग्स नहीं सुनना चाहते, क्योंकि ये इससे इनका कंट्रोल जो सिस्टम है इनका वो बिगड़ जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड पर्सनैलिटीज़ होते हैं। साथ में जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाहती हूँ, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा बोला जाता है, जो हर स्टूडेंट, हर टीचर, हर सेमिनार में पढ़ाया जाता है, सिंपैथी एग्रावेट। बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा जो सिम्टम हमें नैट्राम्यूर के लिए याद रहता है ना, वो यही है, सिंपैथी एग्रावेट। सिंपैथी इनको एग्रावेट करती क्यों है? ठीक है, ये बहुत ऐसी बात नहीं है कि कभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। बिल्कुल, जब आप अच्छे से अगर केस लेते हैं, आप एक अच्छे होम्योपैथ हैं और अच्छा केस लेते हैं, तो डेफिनेटली ये ओपन अप होते हैं। ये अपनी जो समस्याएं हैं, जिनको खुद ही भूले बैठे थे कि कब कब ये हर्ट हुए थे, वो सब निकल के आता है केस टेकिंग के दौरान। लेकिन सिंपैथी एग्रावेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए इन्होंने जो वॉल बनाई है ना अपने अराउंड, उसको ये तोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन इनके जो वो वॉल ब्रेक होगी या इनके वुंड्स जो आप खोलोगे ना, तो इनको बहुत वो ही हर्ट वाली फीलिंग में चले जाते हैं। उस हर्ट वाली फीलिंग से बचने के लिए ही इन्होंने वो वॉल बनाई थी। वो सारे इमोशंस ये भूल गए थे, लेकिन जैसे ही इन्हें कोई सिंपैथी देता है तो इनको वही इमोशनल पेन में चले जाते हैं, वही दुख इनको याद आ जाते हैं, इनके घाव एक तरह से हरे हो जाते हैं। इसलिए नैट्राम्यूर के लिए कहा जाता है कि इनको सिंपैथी एग्रावेट करती है। ये कभी अपने इमोशंस किसी को बताएंगे नहीं तो कोई इनको सिंपैथी देगा नहीं, और इनकी जो वॉल बनी हुई है ना, वो एकदम पक्की रहेगी। ठीक है, जिस दिन किसी ने सिंपैथी दी तो वो वॉल ब्रेक होती है, ये इमोशनल पेन में चले जाते हैं। तो ये किसी को अपने इमोशंस नहीं बताते, अगर कभी रोते नहीं है किसी के सामने पल्सटीला की तरह, लेकिन ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर बहुत दुखी हो, कभी रोना पड़े, तो छुप के अकेले किसी कमरे में जाके रोएंगे, या आप खुद से बातें भी करेंगे अकेले में, लेकिन ये किसी और को नहीं बताएंगे, क्योंकि किसी और के कुरेदने से इनके घाव हरे हो जाते हैं। देखिए बचपन से जो इनके अंदर ये जो एक गिल्ट वाली फीलिंग है ना, ये हमेशा इनमें चलती रहती है, जिसकी वजह से ये सेल्फ डिनाइल में चलते रहते हैं। इनको हमेशा एक गिल्टी रहती है कि भाई मैं ही ख़राब हूँ, मैं सेल्फिश हूँ, इस तरह की ना एक गिल्ट इनमें रहती है, जिसकी वजह से ये हमेशा खुद को रिप्रोच करते रहते हैं, हमेशा एक शेमफुल माइंडसेट में रहते हैं। ठीक है, अब इनको क्या अच्छा बनना है, क्योंकि इनको गिल्ट है, उसको कवर करने के लिए इनको अच्छा बनना है, जिसके लिए हमेशा अपोलोजाइज़ करते रहेंगे लोगों से। साथ में इनमें बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, ये लोगों को देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके मन में गिल्ट है कि दे आर सेल्फिश, तो उसको कवर करने के लिए ये लोग देना चाहते हैं सोसाइटी को या अपने आसपास के लोगों को।
बहुत सारे सोशल वर्कर्स आपके अराउंड जो होंगे, हो सकता है आप केस लें तो आपको पता चले कि दे आर नैट्राम्यूर्स, ठीक है। तो ये हमेशा अपनी उस गिल्ट को कवर करने के लिए लोगों को देते रहते हैं, कभी कुछ सर्विस दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इनसे पूछोगे ना कि आपको अगर कोई दे, मतलब इनको इन रिटर्न अगर कुछ कोई देता है तो इन्हें कैसा लगता है, तो दे फील अशेम्ड एंड दे फील एम्बेरस्ड। क्योंकि ये क्यों दे रहे थे, ये दे रहे थे क्योंकि इनकी हिडन जो एक फीलिंग है ना गिल्ट वाली, उसको कवर करने के लिए। इनको तो लगता है खुद को कि ये सेल्फिश है, तो उस फीलिंग को दूर करने के लिए ये सोसाइटी को दे रहे थे। लेकिन जब इनको कोई देने लगता है ना, तो इनका वो गिल्ट वाला पार्ट ना वो अराउज हो जाता है, तो दैट इज़ वाई दे फील अशेम्ड, ठीक है। तो इन्हें रिसीव करना नहीं अच्छा लगता है, इनको बस देना अच्छा लगता है। अपनी गिल्ट को छुपाने के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं, काम में लगे रहेंगे, और दे आर परफेक्शनिस्ट ऑल्सो। इनका काम ना बड़ा परफेक्ट लेवल का होगा, बड़े परफेक्ट आर्टिस्टिक वर्क करने वाले लोग, या पढ़ाई में बड़े परफेक्टली लगे रहने वाले लोग, ठीक है। ये सारा आप समझ रहे हैं, बेसिक थीम वही चल रही है कि जो ये गिल्ट है ना इनके अंदर की, कि दे आर नॉट सो दैट मच गुड। और इसमें दूसरी चीज़ क्या है, इनको रिजेक्शन ना मिले, ठीक है, इनको लोग पसंद करें, इनको ये है कि इनको अप्रिशिएट किया जाए, सेल्फ क्रिटिकल रहेंगे, है ना, जो कि बहुत अच्छी चीज़ भी होती है वैसे आगे बढ़ने के लिए, कि हमें सेल्फ क्रिटिकल रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सेल्फ क्रिटिकल रह के, परफेक्शनिस्ट होके, वर्कोहॉलिक रहते हैं, ताकि इनको लोग पसंद करें, रिजेक्ट ना हो। एक ट्रिकी बिहेवियर मैं आपको समझाना चाहती हूँ नैट्राम्यूर का। देखिए, एक चीज़ तो ये डिपेंड करती है कि नैट्राम्यूर किस फेज़ में आपके पास आया है, ठीक है। कुछ इसका एक्सट्रीम टाइप सॉर्ट ऑफ बिहेवियर है, टू एक्सट्रीम्स का, वो आप समझ लीजिए। देखिए, जितना ये डिप्रेस चलते हैं अंदर से, जितना ये नेगेटिव थिंकिंग है, इनको डिप्रेशन है, लोनलीनेस की फीलिंग है, जितना ज़्यादा ये चल रहा है, उतना ही ये लोग पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देते मिलेंगे। अंदर चाहे ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, गिल्ट में रहते हैं, शी माइट बी फीलिंग दैट शी इज़ वेरी अगली, इन रियलिटी शी माइट बी फीलिंग, लेकिन वो क्या पॉजिटिव अफर्मेशन देती रहती है दैट शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो पॉजिटिव अफर्मेशंस देने वाले जितने भी लोग मिलेंगे ना आपको, तो इनका केस टेकिंग में अच्छे से देखना है कि ये अंदर से डिप्रेस तो नहीं है। एक जब भी नैट्राम्यूर के पेशेंट आपके पास आएंगे तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा मुस्कुराते रहें, मतलब लाफ्स इमॉडरेटली या लाफ्स ओवर सीरियस मैटर्स। आपको अगर ये मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं, मतलब यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि जो फालतू में मुस्कुराते हुए लोग होते हैं ना, या तो वो इंसेन होते हैं या फिर वो नैट्राम्यूर होते हैं, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई बहुत ज़्यादा आपके पास मुस्कुराए जा रहा है, मुस्कुराए जा रहा है, मुस्कुराए जा रहा है, कि स्टिकिंग के दौरान सीरियस मैटर वाली बात चल रही है, उस पर भी वो मुस्कुराए जा रहा है, तो आपको, आप जैसे ही उसको बोलेंगे ना कि आप मुस्कुराइए मत, तो फिर उसका जो हिडन वो है ना ग्रीव्ड फीलिंग है उसकी, या उसको बहुत दुख है अंदर से, वो बाहर आता है, वो रोना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बाकी जैसे मैंने बता ही दिया कि एक तो थिंकिंग को लेके इनका एक्सट्रीम्स है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाला एक्सट्रीम है। दूसरा एक मैं आपको और बताती हूँ ट्रिकी चीज़, कि इनके ना ड्रेसिंग सेंस दो तरह के मिलते हैं, ठीक है। एक तो ये क्या होता है, एक तो अगर ये बहुत ज़्यादा, जो कि दोनों चीज़ें क्या हैं, ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, वो समझना है। बहुत ही गंदा सा होगा, मतलब है ना, अनमैच्ड क्लोथ होंगे इनके ना, मैचिंग का इनका कोई ध्यान नहीं है कपड़े पे, या कपड़ों को लेके भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होगा, प्रेस नहीं किए होते हैं ज़्यादातर कपड़े, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े इन्होंने नहीं पहने होते, ध्यान से नहीं पहन दिया होता है इस चीज़ पे, ठीक है। या फिर अगर ये थोड़े से बेटर स्टेट में है, इतने डिप्रेस नहीं है, तो फिर इनका वो परफेक्शनिस्ट वाला एटीट्यूड चलता है कि ना लोग इनको रिजेक्ट ना करें, इसलिए फिर ये बड़े अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के आते हैं, बड़ा तैयार होके आते हैं। क्यों ज़्यादातर देखिए क्या होता है कि बहुत सारी आप है ना फीमेल्स को देखेंगे जो बहुत अच्छे से तैयार होंगी, बहुत अच्छा घर का काम वगैरह करेंगी, क्यों, और आपको क्या ध्यान ये देना है कि उसके हिडन में इसके पीछे कारण क्या है, क्यों वो ऐसे, तो है ना उस वो फिर आप केस टेकिंग में पूछेंगे तो बता देगी, ताकि लोग उसे पसंद करें, उसे रिजेक्ट ना करें।
ये जगजीत सिंह की गज़ल भी बहुत अच्छे से डिपिक्ट करती है नाट्रम म्यूर के मेंटल स्टेट को। देखिए वो इतना मुस्कुराते क्यों हैं, बहुत ज़्यादा क्यों मुस्कुराते हैं, क्योंकि अंदर डीप डाउन उनके एक बहुत ही दुख वाली, ग्रीव्ड वाली फीलिंग है। ठीक है, तो होपफुली आपको नाट्रम म्यूर का मेंटल स्टेट समझ आया। देखिए जैसे कि मैं आपको शुरू से नाट्रम म्यूर के डिफरेंट फेजेस, स्टेजेस, डिफरेंट मेंटल पिक्चर्स, डिफरेंट मेंटल सिम्टम्स समझाए जा रही हूँ, तो बड़े अलग अलग से आपको पिक्चर्स बन रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि थीम कहीं नहीं जाती मेडिसिन की। ठीक है, किसी भी स्टेज में किसी भी मेंटल पिक्चर के साथ पेशेंट आपके पास आता है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो सारा पिक्चर है ना वो थीम के अराउंड घूमेगी, किसी भी मेडिसिन की हो। तो नाट्रम म्यूर में हमारे पास क्या थीम है, ग्रीव्ड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है पेशेंट। ठीक है, एक डिफेंसिव मैकेनिज्म उसने प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो जो ये ग्रीव्ड पेशेंट होता है, दुखी है, वो इमोशनल पेन में है, ये आपको हर उस नाट्रम म्यूर में मिलना ही मिलना है। अब देखिए नाट्रम म्यूर रिबेलियस कब होते हैं, वैसे ये पहले भी थोड़ा समझा दिया है। देखिए मान लीजिए ऐसे व्यक्ति जो कंटिन्यूस पेन में चल रहे हैं, ठीक है, उन्हें बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, दूसरों से नीचा दिखाया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। अब ये उनको क्या बहुत हर्ट होता है, बहुत उनको पेन देता है। तो एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म ये लोग रिबेलियस हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। इरिटेबिलिटी तो है ही नाट्रम म्यूर में, तो ऐसे ये रिबेलियस बनते हैं। ठीक है, रिबेलियस बन गए, वॉयलेंस आ जाएगा इनमें, मेलिशियसनेस आ जाएगी, इनको फिर फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा, है ना, डिसकनेक्टेड विथ एवरीथिंग, सिनिकल हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, दूसरों के लिए सोचेंगे कि सब बेकार ही हैं, कोई अच्छा नहीं है इस दुनिया में। देखिए जब ये बेकार हो जाते हैं तब भी इनमें मोरालिटी बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद ने लाइफ में बहुत दुख उठाए हैं, इन्होंने बहुत पेन लिया है, इसलिए दूसरों के प्रति ज़्यादातर सिंपैथेटिक और सपोर्ट तो देते हैं। ये वैसे लोग होते हैं जो कोई क्राइम भी करते हैं ना तो उसमें भी उसूल रखते हैं, इनमें एक क्रिमिनल कोड ऑफ ऑनर होता है कि हमारे धंधे के भी उसूल होते हैं। उस तरीके के लोग, इनके बहुत हाई मॉरल्स होते हैं, हाई मॉरल्स कंपेयर टू अदर अपॉर्चुनिस्ट लाइक लाइकोपोडियम एंड नक्स वोमिका। देखिए जो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं ना, लाइकोपोडियम और नक्स वोमिका, ये बड़े अच्छे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिस्ट कम नहीं होते, बहुत फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन नाट्रम म्यूर जो होता है ना, वो अपने मॉरल्स के साथ कभी भी वो नहीं करता है कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, मॉरलिस्टिक वो रहेगा ही, चाहे वो रिबेलियस हो जाए, वॉयलेंट हो जाए, मेलिशियस हो जाए। क्यों? क्योंकि वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खुद ने लाइफ में बहुत पेन उठाए हैं। तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेंटल पिक्चर को लेके। अगर कोई भी मेडिसिन में है ये, तो किसी भी स्टेज में, मेडिसिन के स्टेजेस सबके होते हैं, लेकिन थीम कभी नहीं छूटती है, मेडिसिन की थीम रहती है। नाट्रम म्यूर क्या है, डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी दवाई है। अब डिप्रेशन में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए सीपिया जब डिप्रेस होती है तो वो रोती बहुत है, ठीक है, जबकि नाट्रम के डिप्रेशन में उसको बहुत ज़्यादा स्लीप की प्रॉब्लम होती है, बहुत नींद आती है, डलनेस हो जाती है, साथ में एंगर विथ इरिटेबिलिटी, या फिर बहुत ज़्यादा उसको भूख लगती है। ठीक है, नाट्रम में जो सैडनेस है ना, वो मेंसेस से पहले या प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब हार्मोनली भी आप देख सकते हैं। नाट्रम किसी भी कंडीशन में हार्मोनली अगर आपको लगता है कि वो सैड है, जैसे पोस्टपार्टम सैडनेस है, डिप्रेशन है उसको, या इस तरह की कोई भी हार्मोनली अगर उसको डिप्रेशन रहता है, सैडनेस रहती है, तो नाट्रम म्यूर में भी इंडिकेटेड। इसकी जो एंग्जाइटी है वो आपको पता ही है, गिल्ट के साथ एसोसिएटेड रहती है, बहुत ज़्यादा थॉट्स इसके दिमाग में टॉर्मेंट करते हैं, ब्रूडिंग की इसकी टेंडेंसी होती है। ठीक है, डिसअपॉइंटेड लव के लिए भी नाट्रम म्यूर बहुत अच्छी रेमेडी है। ये काफ़ी सिमिलर लगती है, उस समय इग्नेशिया के जैसी हो जाती है, और इसको है ना एक अबंडेंट टाइप की फीलिंग आती है दिल के अंदर, ऐसा लगता है कि जैसे मैं तो अबंडेंट हो गई हूँ। ठीक है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव रहती है टू द लॉस ऑफ लव। ये ना बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, किसी की जैसे डेथ हो जाए या सेपरेशन हो तो इनको ना बहुत ज़्यादा ये सफ़र करते हैं उस ग्रीफ में। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इनका रिएक्शन क्या है उस टाइम पे, तो इनका कंप्लीट लैक ऑफ रिएक्शन होता है उस समय। एक परिस्थिति ये है कि कंप्लीट लैक ऑफ रिएक्शन में चले जाएं, ऐसी परिस्थिति में जिसमें पर्सन फील्स नथिंग एक्सेप्ट परहैप्स अ सेंस ऑफ नंबनेस। ठीक है, दिस इज अ कॉमन फीलिंग व्हेन वन फर्स्ट हियर्स ऑफ अ bereavement, but with natrum it may never be followed by the usual sadness and tears because the injured heart is determined not to feel, it is a silent grief। ठीक है, उनको कंप्लीट लैक ऑफ रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, एक इनमें रिमोर्सिंग की बहुत टेंडेंसी होती है,
इनको हमेशा ऐसा लगता है जो भी चीज़ गलत घटित हुई जीवन में उसके लिए ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मानने लगते हैं, खुद को गिल्ट में रखने लगते हैं। ये सोचते हैं कि अगर मैंने वैसा किया होता तो शायद ये नेगेटिव घटना जो घटी है ये नहीं हुई होती। ठीक है, कई बार आप इनमें कॉजलेस वीपिंग भी देखेंगे। जैसे पहले बताया वीपिंग ज़्यादा है नहीं वैसे नैट्रम म्यूर में, दूसरों के सामने तो बहुत ही रेयर ये कभी रोते होंगे, लेकिन कभी कभी कॉजलेस वीपिंग में जाते हैं। लेकिन डिफरेंस ये समझना है कि इनका जो कॉजलेस वीपिंग है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा और वो इनको रिलीफ नहीं करेगा। जैसे बहुत सारे पेशेंट कहेंगे हम रोने से हमारा मन हल्का हो गया, ठीक है, लेकिन नैट्रम में वो रिलीफ नहीं देगा। The other common reaction is a prolonged and particularly deep version of normal grief process. The bereaved individual is at first in shock, which quickly gives way to profound sadness and heavy sobbing. देखिए क्या था, एक कंडीशन तो हो सकती है कि उसके रिएक्शन ही नहीं आए, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि पहले तो वो डीप शॉक में चले जाएं और बाद में एक प्रफाउंड सैडनेस और सॉबिंग की कंडीशन आ सकती है। इस किसी भी परिस्थिति में, किसी भी ग्रीफ में नैट्रम म्यूर बहुत अच्छा काम करती है। आप उस पेशेंट की मानसिक स्थिति काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं नैट्रम म्यूर को हाइपोटेंसी में देके। ठीक है, नैट्रम म्यूर बहुत अच्छा काम करती है हिस्टीरिकल पेशेंट्स में। कभी देखिएगा बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। आपके पास हिस्टेरिकल पेशेंट आती हैं या ग्रीफ के लिए पेशेंट आती हैं, आप हाइपोटेंसी में नैट्रम म्यूर दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारे जीवन की शुरुआत समुद्र के पानी से हुई थी और हमारे शरीर में वो नमकीन पानी आज भी बहता है। ये समुद्र हमारी भावनाओं के उफान के आधार पर घटता और बढ़ता है। नैट्रम म्यूर हमारी भावनाओं के लिए मिनरल की तरह काम करती है और हमारी मानसिक स्थिति को ठीक करती है। अगर नैट्रम म्यूर की पर्सनैलिटी की बात की जाए तो इनकी पर्सनैलिटी में मदर का रोल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। इनको ना डीप और अनफुलफिल्ड नीड है सिक्योरिटी की, वार्मथ की, मैटरनल लव की, प्रोटेक्शन की, नर्चरिंग की। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि परिस्थितिवश कई परिस्थितियां बन सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए स्कैन में पता चला और डिज़ायर्ड सेक्स जो बच्चे का चाहिए था माँ को वो नहीं था, तो प्रेगनेंसी के दौरान ही माँ उस बच्चे को पसंद नहीं करने लगती है। ठीक है, तो बच्चा ड्यूरिंग मदर्स प्रेगनेंसी फील करता है कि भाई उसको वो प्यार नहीं मिल रहा, वो अनवांटेड फीलिंग आ रही है उसको मदर से। या हो सकता है कि मदर एक्सपायर हो जाए, या हो सकता है कि मदर को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया, या मदर वर्किंग थी। किसी भी कारण से अगर मदर का लव नहीं मिल रहा है ना, तो बच्चे में फीलिंग ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, फोर्सिकन, लेफ्ट टू देयर ओन फेट, अनवर्दी, अनलवेबल फीलिंग घर कर जाती है और ये लाइफ लॉन्ग फीलिंग होती है रिजेंटमेंट और ग्रीवेंस की। इनको कोई वार्मथ वाली जो चाइल्डहुड होती है ना वो नहीं मिल पाता इनको सिर्फ बचपन में इंडिफरेंस, क्रिटिसिज्म, हार्श डिसिप्लिन, इवन नेग्लेक्ट या एब्यूज़ कई बार फेस करने पड़ते हैं। सेक्सुअल एब्यूज़ भी हो सकता है, जिस वजह से ये लेटर ऑन लाइफ में गिल्ट में रहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ऐसी फैमिलीज़ होती हैं ये जो बच्चे को ना इंडिपेंडेंट, डिसिप्लिन ज़्यादा देखना चाहती हैं। उनको है ना अलाउ ही नहीं होता कि वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वो लोग पेरेंट्स ये चाहते होते हैं कि बच्चे अपने सभी इमोशन को कंट्रोल करें, हाइड करें। नो टीयर्स, नो फियर एंड नो आउटर मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉन्गिंग्स, नीड, एंगर, पैशन, किसी भी तरह के इमोशंस बाहर नहीं आने देते हैं। ठीक है, फिर ये क्या होता है, ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार हो रहा है गिल्ट और अब्यूज़ का। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो बचपन से ही इस तरह की परिस्थिति में चले हैं, ठीक है, तो वो फर्दर नैट्रम की तरफ बनते हैं। इनको ना एक क्या कॉन्स्टेंट लुकिंग बैक वाला होता है। ठीक है, हमेशा पीछे देखते रहेंगे। ये पास्ट जो है इनका हर्ट वाला, जिसकी वजह से ये दुखी हैं, उसको ये कॉन्स्टेंटली लुकिंग बैक उसमें रहते हैं, जिसकी वजह से इनको लाइफ लॉन्ग ग्रीफ और गिल्ट की फीलिंग रहती है। लेकिन ये बार बार उसको देखते हुए ना फॉरगिव नहीं करते हैं, ना भूलते हैं। कैन नॉट फॉरगिव, कैन नॉट फॉरगेट। ये खुद को भी नहीं माफ़ करते हैं और किसी और को भी नहीं करते हैं, और ये मूव ऑन भी नहीं करते हैं। लेट गो, मूव ऑन, ये नैट्रम म्यूर में नहीं है। पकड़ के रखता है। ये किसकी टेंडेंसी है, सॉल्ट की टेंडेंसी है। सॉल्ट की क्या टेंडेंसी होती है, सॉल्ट ना हर चीज़ को रिटेन करता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कोई चिड़िया है, कोई बर्ड है जो उड़े नहीं,
तो उसके पंखों पर सॉल्ट डाल दीजिए, वो नहीं उड़ेगी, ठीक है। या आपका कोई पुराना घाव है, उस पर नमक रगड़ दीजिए, फ्रेशन अप हो जाएगा, ठीक है। घाव पे नमक रगड़ना, तो वो सॉल्ट का क्या काम है, रिटेन करना, प्रिजर्व करना। ये सिर्फ फ्लूइड को नहीं रिटेन कर रहा, ये आपके इमोशंस को भी पकड़ रहा है। तो इसीलिए नैट्राम्यूर क्या होता है, भूल नहीं पाते हैं, फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। जो भी इनको हर्ट हुआ है, कभी भी ग्रीव हुआ है, वो ये नहीं भूलते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं, उस पर अटके रहते हैं। हो सकता है कि कॉन्शियस माइंड में भूल भी जाएं, तो अब ऊपर से मैंने बताया था हंसते मुस्कुराते मिले आपको, लेकिन हो सकता है आप अच्छी केस टेकिंग करें तो इनके वुंड वापस से हरे हो जाए और आपको पता चल जाएगा कि ये जो इनकी पूरी पर्सनैलिटी है वो नैट्रम जो है रिटेंशन की रेमेडी है, चाहे वो फ्लूइड रिटेंशन हो, सॉल्ट रिटेंशन हो, आंसू नहीं आते हैं, सैडनेस का, एंगर का रिटेंशन हो, अटैचमेंट टू लव्ड वंस का रिटेंशन हो। सबसे मुश्किल है इसके लिए लेट गो करना। रिटेन कर सकते हैं ये, रोक सकते हैं ये, लेकिन लेट गो करना, जाने देना इनके लिए बहुत मुश्किल है। सॉल्ट अगर हमारी बॉडी में भर जाए तो क्या होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा, लिम्फेडिमा होगा, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ की स्वेलिंग हो जाएगी, टाइट कपड़े या सॉक्स लाइंस मार्क्ड मिलेंगे, अंगूठियाँ टाइट हो जाएंगी, फिट नहीं होंगी, फेस पफी हो जाएगा सुबह ज़्यादातर, सेल्यूलाइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है, अनवांटेड वेट गेन होगा, सिबेशियस ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो सकती है जिसकी वजह से हेयर्स ऑयली, स्किन ग्रीसी हो जाती है, ब्लैक हेड्स बनते हैं, एक्ने होते हैं, ब्लड प्रेशर राइज करता है ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, एनीमिया हो जाता है। और यही सॉल्ट अगर बॉडी में कम हो जाता है तो क्या होता है, स्किन जो है ड्राई हो जाती है, प्रीमैच्योरली एज लगता है पेशेंट, ड्राई स्कैल्प, हेयर ड्राई, लस्टरलेस, फॉल आउट, स्कैल्प ड्राई, प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डैंड्रफ, लिप्स जो होते हैं ना, मिडिल ऑफ द लिप, यहाँ पे एक क्रैक्ड लिप बनता है, लिप्स एंड कॉर्नर ऑफ द माउथ ड्राई, अल्सरेटेड एंड क्रैक्ड, वेट लॉस होगा डिस्पाइट ऑफ ईटिंग वेल, ब्रेस्ट श्रंक। तो सॉल्ट का जो मेटाबॉलिज्म है ना, सॉल्ट बॉडी में परफेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है, कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, दोनों परिस्थितियों में वो बीमारी पैदा करता है। हम दोनों परिस्थितियों के लिए नैट्राम्यूर प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे लोग जो खाने बैठते हैं और पहले ही बिना टेस्ट लिए ही उसमें ऊपर से नमक डालते हैं, तो वो नैट्राम्यूर का जो है गड़बड़ करते हैं वो अपनी बॉडी में। साथ में नैट्राम्यूर के पेशेंट को चॉकलेट की भी क्रेविंग होती है, ठीक है। बट दे देमसेल्व्स आर सॉल्ट ऑफ अर्थ, दैट इज दे आर द वोन हीलर्स। ये खुद को मदद नहीं कर सकते हैं लेकिन दूसरों के इमोशनल इंसल्ट में बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा काउंसिल करते हैं, बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। ये दूसरों के लिए ये, क्योंकि इन्होंने खुद ने दुख उठाया है तो ये समझते हैं, इसलिए बहुत एम्पैथेटिक सिंपैथेटिक होते हैं, ठीक है। इनको फियर ऑफ रॉबर्स है। अब ये आप समझिए कैसे है ये, क्योंकि इनको डीप डाउन ना फियर ऑफ थेफ्ट ऑफ देयर इमोशनल ट्रस्ट एंड हैप्पीनेस है। इससे ऐसे फियर्स इनमें बनते हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते कि इनको धोखा मिले या इनका ट्रस्ट ब्रेक हो, ठीक है। एक बार अगर ऐसा हो जाएगा तो दोबारा इनका रिलेशनशिप में जाना बहुत मुश्किल है। रिलेशनशिप से नहीं डरते होते हैं, लाइगो की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं डरते हैं, पर ये आउटकम से डरते हैं। इनको डर रहता है कि इनका इमोशनल ट्रस्ट ब्रेक ना हो जाए। नैट्राम्यूर में बहुत सारे फियर्स हैं, उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे सबसे बड़ा फियर उसको इमोशनल पेन का है, कि उसको इमोशनल पेन ना हो। दूसरा, लूजिंग लव्ड वंस, जैसे शादी के बाद महिला को लगे कि भाई उसके स्पाउस की डेथ ना हो जाए या वाइस वर्सा, या पेरेंट्स को लगता है बच्चों को कुछ ना हो जाए, या बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा लगता है पेरेंट्स को कुछ ना हो जाए, इस तरह का। सोशल डिसअप्रूवल का इनको फियर है, रिजेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, क्रिटिसिज्म को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, डिसअप्रूव होने के लिए बहुत फियर में रहते हैं। मेकिंग अ फूल ऑफ वन सेल्फ इन पब्लिक, मतलब दुनिया के सामने बेवकूफ़ ना लगे हैं। डर्ट का फियर है। डर्ट के फियर से एक और बात बताऊं, ये इतने सेंसिटिव हैं कि इनको अकेले स्टूल जाते हैं और बाहर कोई खड़ा है तो ये स्टूल नहीं कर पाते, ठीक है। इस सेंसिटिविटी है इनकी इस चीज़ को लेके। ऐसे क्राउड में जाने को फियर है इनको। रॉबर्स का फियर है। असॉल्टेड, बीइंग रेप्ड, अटैक्ड बाय मैन,
ये सारे फियर्स हो सकता है कि इनके बचपन के कोई ऐसे इमोशनल पेन्स रहे हों, उससे संबंधित भी कई बार देखे गए हैं। स्नेक्स का फियर है, स्नेक का फियर लेकेसिस में भी होता है, लेकिन बहुत बार आप सिर्फ लेकेसिस ही सोचने लग जाते हो, जबकि ज़्यादा कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नैट्राम्यूर है। क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं ये, ठीक है, मतलब कि लिफ्ट में जाने में डर लगेगा या क्लोज प्लेसेस में डर लगेगा। ऐसे एग्रोफोबिया मतलब कि ओपन जगह का भी इनको डर रहता है, ठीक है। कोई बच्चे जो बहुत ज़्यादा घर में ही रहते हैं, कहते हैं बाहर जाने में हमें डर लगता है, तो वो एग्रोफोबिया में जाते हैं। नाइटमेयर्स के लिए है, पैनिक अटैक, सडनली मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आ जाए, हिस्टीरिया के लिए नैट्राम्यूर दी जाती है। मेनी टाइम्स कॉमेडियंस या क्लाउन जो लोग होते हैं वो नैट्रम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना बहुत दुख होता है, जिससे कि वो छुपाते हैं कॉमेडी करके या क्लाउन बन के। एक दूसरी फीलिंग उनको ये रहती है कि पीपल शुड लाफ विथ मी रादर देन लाफिंग एट मी। लेकिन इनको के स्कॉन से बहुत दिक्कत है। अगर लोग इन पे हंसते हैं, इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, वो इनको पसंद नहीं है। उसकी तुलना में ये चाहेंगे कि लोग इनके साथ में हंसें। दूसरा, ये एडिक्ट होते हैं, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। एडिक्ट क्यों बनते हैं ये? क्योंकि इन्हें अपना दुख भूलना होता है, ठीक है। तो उसके लिए वर्कोहॉलिक बन सकते हैं, या बहुत सारे और नशे ये ले सकते हैं जिसका ये एडिक्शन कर सकते हैं। इनमें ना हमेशा टाइड ऑफ इमोशंस रहता है, ठीक है। मतलब हर रोज़ ये इमोशंस के भंवर में झूल रहे होते हैं। कोई चीज़ याद आ जाएगी जिसकी वजह से हो सकता है कि ये बहुत खुश हो जाएं, कोई चीज़ इनको पुरानी याद आ जाए जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएं। तो सारा दिन इनका एक भंवर ऑफ इमोशंस, टाइड ऑफ इमोशंस में जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको नैट्राम्यूर की पर्सनैलिटी और ड्रग पिक्चर समझ आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।